चालू रहेगा। तुम सामने से भले आदमी की तरह यहाँ बैठ जाओगे। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हिंदी विभाग में पहली बार हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोगों के लिए और खुशी की बात है। एक सेकंड सर, हम लोगों के लिए और एक खुशी की बात है, ये है कि पूरे हिंदुस्तान में मीडिया पर सर का जो काम है अकेला, इतना बड़ा काम किसी का नहीं है। और यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम लोग सबके सीधे छात्र हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिस तरह से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, जिन्होंने हिंदी उर्दू को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिस प्रयास में हम सभी शामिल हैं, मुझे लगता है कि मीडिया को लेकर जिस तरह से सर सबको लामबंद करके चल रहे हैं, ये आज बहुत ही जरूरी है। सर जिस विषय पर बताएंगे सब कुछ बोलेंगे, उसके संदर्भ में मैं नहीं बोल सकता, न मेरी ताकत है, मैं समझ सब कुछ बताएंगे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि जिस तरह से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद एक उसी तरह से यदि हम सभी कहें कि मीडिया सम्राट सबसे विश्व चतुर्वेदी है, तो इसमें कोई ना अतिरेक है ना आश्चर्य है। और मैं ताली बजाकर मैंने ठीक नहीं किया, मुझे कल ही पता चला। और जो आपकी थीम है कि भाषा और साहित्य की शताब्दी की चुनौतियों और संभावनाएं जो मुझे बताया गया, उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें पता नहीं उसमें कितनी काम की होंगी और कितनी काम की नहीं होंगी। पहली तो एक समस्या यह है कि कुछ 20वीं शताब्दी में ऐसा हुआ है जिसको कि एक बार नए सिरे से विश्लेषण करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि 20वीं शताब्दी में सब कुछ कचरा है, और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। 21वीं शताब्दी के बारे में किसी भी मसले पर कोई भी बात वो सिर्फ एग्जैक्टली 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से नहीं की जा सकती। 21वीं शताब्दी में जो मसले डिस्कस होने हैं वे एक्चुअल में मतलब प्रस्थान बिंदु 20वीं शताब्दी में ही है। दिक्कत यह है कि हम में से अधिकतर लोग जो लिखने पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, वो उस प्रस्थान बिंदु को उतना महत्व नहीं देते जितना उसे देना चाहिए। जानते सब 21वीं शताब्दी का प्रस्थान बिंदु क्या है? 21वीं शताब्दी का हिंदुस्तान के लिहाज से प्रस्थान बिंदु है 1977, जब हिंदुस्तान में आपातकाल उठाया गया। और ये 1977 के बाद के जो डेवलपमेंट हैं आज तक की डेट में, वे डेवलपमेंट 21वीं शताब्दी की बहुत सारी आने वाली समस्याओं की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। क्योंकि यहाँ सब टीचर हैं तो उनकी एक समस्या ये रहती है कि प्रस्थान बिंदु होना चाहिए, आपको देखें कहां से। क्योंकि लिटरेरी हिस्ट्री के लिहाज से, हिस्ट्री के लिहाज से ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप कहां से देखते हैं। आप इसे कंप्यूटर रेवोल्यूशन कहते हैं या आप इसे इंटरनेट कहते हैं, ये भी इसके बाद आता है। के बाद लोकतंत्र के
के प्रति जो एक गंभीर सरोकार है और लोकतंत्र का जो एक तरह से डिस्टॉर्टेड रूप है, वो भी 1977 के बाद सबसे ज्यादा भयानक रूप में सामने आया। मतलब डेमोक्रेटाइजेशन तो हुआ है, पंचायतों तक लोकतंत्र पहुंचा तो है, लेकिन पंचायत से लेके संसद तक पूरी डेमोक्रेसी का एक तरह से अपराधीकरण हुआ है। कोई पंचायत नहीं है जो अपराधियों से बची। पंचायतें पहले भी थी, लेकिन अपराधीकरण नहीं था। विधानसभा पहले भी थी, संसद पहले भी थी, लेकिन अपराधी इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे। लोकतांत्रिक की प्रक्रिया इतने सघन रूप में नीचे तक लागू हुई है, जिसके जरिए अरबों खरबों की योजना, विकासमूलक योजनाएं नीचे लागू की जा रही है, इफेक्टिवली लागू की जा रही है, और उनमें इफेक्टिवली एक बड़ा हिस्सा बिना इंप्लीमेंट किए अपडेट भी किया जा रहा है। जिसे आप लोग नब्बे उदारीकरण कहते हैं, उस नब्बे उदारीकरण का दौर भी यही है। 1980 के बाद मिसेस गांधी जब लौट के सत्ता में आती हैं, तो उसके बाद तेजी से IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ हमारा ध्यान जाता है और हम ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेना शुरू करते हैं। मुझे याद है जैसे कि जब मिसेस गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो उस समय मुश्किल से उन्होंने 120 करोड़ रुपए का IMF से कर्ज लिया। लेकिन जब दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हिंदुस्तान एकदम झोंक दिया जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज में। सामान्य तौर पर हम लिटरेचर के जो टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, उनकी ये दिक्कत रहती है, उनके लिए ये बहुत जरूरी पहलू नहीं है कि हम इस पहलू को देखें। मुझे लगता है कि लिटरेचर की कोई भी डिबेट, खासतौर पर आधुनिक काल के संदर्भ में, कोई भी डिबेट पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी के बिना संभव नहीं है। मैं सिर्फ सहारे के लिए बता रहा हूं, जिससे कि हिंदी के लोग जानते हैं इस बात को कि आलोचना जैसी पत्रिका, जो कि राजनीतिक विषयों पर लेख छापने से गुरेज करती थी, आलोचना जैसी पत्रिका जिसने के आपातकाल लगाए जाने के बावजूद आपातकाल के खिलाफ एक अक्षर नहीं छापा, वही आलोचना पत्रिका जब दोबारा प्रकाशित होती है और वही संपादक रहते हैं डॉक्टर नंबर से, तो वह पहला अंक निकालती है फांसीवाद होती है। यानी एक इतने बड़े आलोचक के संपादन में निकलने वाली पत्रिका को भी ये रियलाइजेशन बहुत देर से हुआ कि चीजें तेजी से बदल रही हैं और उसमें पॉलिटिक्स एक निर्णायक फैक्टर के तौर पर दाखिल हुई। नक्शल में जो चीज मैं रखना चाहता हूं ये कि पिछले 30-35 साल में जो लोकतंत्र का विकास हुआ, इमरजेंसी के बाद जो लोकतंत्र का विकास हुआ है, उस लोकतंत्र के विकास की एक खूबी है। वो खूबी क्या है? और ये सिर्फ हिंदुस्तान की खूबी नहीं है, ये चीज अमेरिका पर भी उतनी लागू होती है, उतनी रूस पर भी लागू होती है, उतनी जर्मनी पर भी लागू होती है, उतनी और दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज पर भी लागू होती है जहां लोकतंत्र प्रैक्टिस में है। वो खूबी है कि नया जो लोकतंत्र इमर्ज किया है 77 के बाद, जिसे लोग थोड़ा सा 4-5 साल पहले चले गए तो रीगन एरा कहते हैं, थैचर युग कहते हैं। नई डेमोक्रेसी है, उसकी खूबी है कि वह नपुंसक राजनीति पैदा करती है। यह ऐसी राजनीति है जिसके दांत और नाखून नहीं है। पर कोई सामान्य सी घटना घटती थी, किसी भी MLA MP के बारे में एक सामान्य सी शिकायत आती थी, सिहरन होती थी नेताओं को, लज्जा के मारे बढ़ जाता था, वो दिखाई नहीं देता था। और आज स्थिति एकदम बदल गई है कि जो जितना भ्रष्ट वो उतना ही सीना फुलाए घूमता है।
आप अमेरिका में जाइए, जॉर्ज बुश जो सबसे ज्यादा करप्ट जिसने प्रशासन दिया, सबसे ज्यादा करप्ट प्रशासन, उस जॉर्ज बुश को जनता बिल्कुल सर पर चढ़ाए हुए। वो तो बड़ी मुश्किल से जानते हैं, अगर सचमुच में पूरी काउंटिंग हो जाती तो ओबामा इलेक्शन ही नहीं जीते। फ्लोरिडा के काउंटिंग तो बाकायदा कॉर्पोरेट हाउसेस ने मैंडेट देके बंद करा दी, बोले बंद कर दो। अगर फ्लोरिडा की काउंटिंग पूरी हो गई होती तो ओबामा इलेक्शन हार गए होते। नई जो डेमोक्रेसी है वो ऐसी है जिसमें कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो सत्ता में बैठे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मजाल है मनमोहन सिंह के चेहरे पे कोई शिकन हो, मुलायम सिंह यादव के चेहरे पे कोई शिकन हो, मजाल है मायावती के चेहरे पे कोई शिकन हो, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। समाज की घटना होगी 62 करोड़ रुपए की घूस की बोफोर्स से, 62 करोड़, और 62 करोड़ की घूस ने पूरे बोफोर्स कांड को जिस तरह से पूरे राष्ट्रीय इशू बनाया, वित्त मंत्री को रिजाइन देना पड़ा, कांग्रेस छोड़नी पड़ी, वीपी सिंह को अलग पार्टी बनानी पड़ी, पूरा देश आंदोलन हो गया, सरकार दे गई, कांग्रेस इलेक्शन हार गई। अब मजा है आज पूरे देश में कहीं पर भी आप किसी करप्ट नेता को हटा के दिखाना, किसी पार्टी का बड़ा मेजर चेंज है जो कि जिसकी नोटिस दी जानी चाहिए। वो नया जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र ऐसा है जिसने राजनीति को नपुंसक बनाया, ऐसी राजनीति पैदा की जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आधुनिक प्राचीन भारत, स्वतंत्र भारत में साहित्य की, भाषा की कोई भी चर्चा लोकतंत्र के परपरेक्ष के बिना संभव नहीं। हम लोगों की आदत नहीं है, हम लोग की आदत है साहित्य के पुराने सिस्टम में, पुरानी कैटेगरीज में, पुरानी अवधारणाओं में सोचने की हमारी आदत नहीं है, नए ढांचे में सोचने। एक और चेंज है जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूं आपको, वो ये कि 77 से लेके अब तक के बीच में एक और फिनोमेना है जो बहुत पावरफुल फिनोमेना है, जिसने 20वीं शताब्दी में जो कैटेगरीज बनी, साहित्यिक कैटेगरी और राजनीतिक कैटेगरीज, जो अवधारणाएं बनी, जो कॉन्सेप्ट बने, जो नियम बने, उस सबको इररिलेवेंट कर दिया। नेशन स्टेट बना, राष्ट्र राज्य कहते हैं जिसे, उस राष्ट्र राज्य की धारणा पूरी तरह से कोलैप्स कर दी। और भारत के विभाजन के बाद, स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर जन्म लेने के बाद भाषावार राज्यों का गठन हुआ, और वो भाषावार राज्यों का गठन आज बिल्कुल एकदम क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। उसी पार्टी ने क्वेश्चन मार्क लगाया जो पार्टी भाषावार राज्यों को बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसका दुष्परिणाम क्या है? आने वाले 5 साल तक खड़ी बोली हिंदी तो जाति भाषा के तौर पर दिखाई नहीं देगी, ये तो कहीं लिख नहीं रहा। उत्तर प्रदेश का विभाजन हो चुका है, बिहार का विभाजन हो चुका है, मध्य प्रदेश का विभाजन हो चुका है, और अभी उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन विभाजन होने बाकी है। आप सोचते रहिए खड़ी बोली हिंदी प्रांत की भाषा है, क्योंकि जो उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड वाले हिंदी को स्वीकार नहीं करते। उनके गढ़वाली और कुमायूनी ये राज्य की कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज होगी, इसके लिए झगड़ा होता है। खड़ी बोली हिंदी एजेंडे में नहीं। ठीक वही चीज छत्तीसगढ़ में हो गई और वही चीज झारखंड में हो गई। झारखंड में संस्थानी सेंटर में आ गई है, हिंदी को आज भी किया गया है। और बंगाल अगर टूटेगा तो क्या हाल होगा हम नहीं जानते। बंगाली जो भाषा है और बंगाली जो जाति है वो आसाम बनने के बाद में आसाम में वो टूट गए। उड़ीसा में उनकी दुर्दशा ऑलरेडी है, और ये अगर खालिस ये जो गोरखालैंड का आंदोलन अगर ये सक्सीड कर जाता है तो पिटाई और यानी तो
जातीय भाषा की अवधारणा जो कि मॉडर्न पीरियड में और खासतौर 20वीं शताब्दी में एक पावरफुल धारणा के तौर पर इमर्ज करके आई। इसके फॉर्मेशन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में होती है। वो धारणा ही आज एकदम हाशिए पर डाल दी गई। और जिसे हम लोग जाति साहित्य कहते हैं, जाति साहित्य नाम की तो कोई चीज डिस्कशन के केंद्र में नहीं है, और अब साहित्य भी केंद्र में नहीं डिस्कशन है। अब या तो दलित साहित्य है या स्त्री साहित्य है या तो और इस तरह कोई फैशनेबल आंदोलन वो केंद्र में। यानी पिछले 20 साल में एक बड़ा विपर्य घटा है। आपने जो फिक्स डिपॉजिट जमा की थी कल्चर में, पॉलिटिक्स में, वो सारी फिक्स डिपॉजिट आप खा चुके। अब आपका कुछ नहीं बचा है, नया आपने कमाया नहीं है। और करें लोग पिछले 60 साल में हिंदी में कैसे स्टॉक कम करता और बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं, एक सिंगल कॉन्सेप्ट हिंदी की आलोचना ने नहीं किया। एक सिंगल कॉन्सेप्ट किस रूप से आप खड़े होंगे? आप पूछे नंबर सिंह से, आप पूछे मुक्तिबोध से, आप पूछे रामदास शर्मा से, कौन सी नई धारणा दी है जिसके आधार पर आप भविष्य में साहित्य को ले जाना चाहते हैं? और किन चीजों पर बहस कर रहे हैं हम लोग? आप पिछले 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के साहित्य के विभिन्न पत्र पत्रिका उठाइए आप, और विभिन्न आलोचनाओं की किताबें उठाइए, उनमें मैं भी शामिल। सबसे ज्यादा अप्रासंगिक विषयों पर लिखा जा रहा है। कौन सी चीज घट रही है हमारे बीच में और बहुत खतरनाक तौर पर घट रही है? ये जो पिछले 30 साल है, 30 साल का एक मेजर डेवलपमेंट है। अब साहित्य एक इवेंट के तौर पर, एक घटना के तौर पर दाखिल होता है। मेरी कोई पुस्तक आई, मैंने उसका लोकार्पण कराया, मैंने 2 बड़े प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया, उन प्रतिष्ठित लोगों ने 2 बड़े बयान दिए। अब सारे डिस्कशन का सेंटर पे बयान है, किताब नहीं। और मैं बिल्कुल खुश हूं इस बात से, मुझे जो है फला क्रिटिक ने ये स्टेटमेंट दे दिया मेरी किताब की क्रिटिक ने भी नहीं पढ़ी। किताब उस लोकार्पण में शामिल किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ी। साहित्य जब इवेंट बनेगा तो वो रियल टाइम में चला जाएगा। साहित्य रियल टाइम में क्रिएट नहीं होता और डिस्कस होता है। आप जो ही उसे रियल टाइम में ले जाएंगे साहित्य को, आप उसके इतिहास और उसकी परंपरा से उसे काट देंगे, उसके विधागत विकास से उसे काट देंगे। और ये कहेंगे ये विकास का लक्षण, ये विकास का लक्षण है। मैंने नामवली से पूछा कि आपने अलका सरावगी को उपन्यास पर लिखा, ऐसा उपन्यास पिछले 50 साल में नहीं लिखा गया। मैंने कहा इस बात को खाली निबंध में लिख दीजिए। आप जो बयान दे रहे हैं, आप खाली निबंध लिख दीजिए, वो हमारे काम का होगा। आर्गुमेंट तो पता चलेंगे। लोकार्पण में कही गई बात वो सिर्फ समसामयिक संदर्भ को ध्यान में रखकर कही जाती है, उसका किताब को कोई लेना देना नहीं होता। मेरी मांग की अब तक पूर्ति नहीं हुई है। मैंने कहा खाली आप अपने आर्गुमेंट सिर्फ आधार पर दे दीजिए जो आपके मन में हो, जो आपने मंच पर बोले हैं, आप सिर्फ उसे लिख भर दीजिए कि किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कलकत्ता वाया बाईपास जो है वो पिछले 50 साल में लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण किताब। सिर्फ इस बात को लिख दीजिए। लेखक भी आप कल्पना कर सकते हो उसकी ऊंचाई की। साहित्य इवेंट नहीं है, पहली चीज समझने की है। साहित्य एक प्रोसेस में निर्मित होता है, साहित्य की परंपराएं होती है, विधान की परंपराएं होती है, उसका इतिहास होता है, उसके संदर्भ में हम साहित्य को पढ़ते और विश्लेषण करते हैं, किसी भी कृति को पढ़ते और विश्लेषण करते हैं।
लेकिन पिछले दिनों का एक नया फिनोमेना है जिसने के सोचने के लिए मजबूर किया है कि अब साहित्य इवेंट है। हमारा मानना है साहित्य इवेंट नहीं। एक अन्य चीज जो कि इस बीच में घट गई, मतलब आप 21वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए 21वीं शताब्दी में क्या करना है। ये मैं इसलिए रिलीज कर रहा हूं। एक और फिनोमेना देखा गया है कि ये कि मांग पूर्ति के आधार पर साहित्य लिखा जा रहा है। मांग पूर्ति के आधार पर साहित्य लिखा जाएगा तो स्थिति और भी बदतर होगी। मतलब अपनी क्लास में मैं डिक्लाइन सरेआम देख रहा हूं, जो मैंने विद्यार्थी पढ़ने आते हैं वो किताब हाथ ही नहीं लगाते। आप चौंक जाएंगे अगर अभी मैं आपको बताऊं, मैं कॉलेज सब्सक्रिप्शन के इंटरव्यू बैठा हुआ वहां कम से कम आधे से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे मेरे सामने से गुजरे जिन्होंने किताब नहीं देखी लेकिन वो एमए फर्स्ट क्लास। मैंने पूछा कि आपने हिंदी से एमए किया है, आपने प्रेमचंद की कोई किताब देखी है? छूके देखी, आज पढ़ने वाली छूके देखी है? नहीं। पास कैसे हुए? इग्नू के रीडिंग मटेरियल नोट से। आप समझिए कितना भयानक संकट है आपके सामने। यस 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 यस। अरे मैं नाम बता दूं, मैं नाम बता सकता हूं। मैं अब मेरे पास नाम बता दूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, सामने कह रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम कम से कम इतना तो बता दो कि तुमने प्रेमचंद की किताब देखी। मैं समझ गया कि ये पढ़ के बिना पढ़े आए। एक टीचर अगर पढ़ाता है रेगुलर तो उसे ये समझने में असुविधा नहीं होती कि आप झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्ट। हाँ। संकट यहां है, जो टीचर लिख रहे हैं, जो आलोचक लिख रहे हैं, जो किताबें हमारे बीच में आ रही हैं, चाहे वो कहानी की हो, उपन्यास की हो, कविता की हो, आलोचना की हो, वे मांग के आधार पर लिखी जा रही हैं। पब्लिशर सजेस्ट कर रहा है सर स्त्री वाला चल रहा है इसमें लिखिए, दलित वाला फिनोमेना चल रहा है तो दलित वाला लिखिए। अरे दूर हो जा रहे हैं, बीच में भी यहाँ ये इंदिरा बैठी हुई है, इसे थीसिस छपाने की अच्छी थीसिस थी और पब्लिशर कह रहे हैं कि स्त्री डाल दीजिए शीर्षक में, लिखने में सुविधा है। सोचिए आप, उसने सोचा ही नहीं था कि स्त्री की जरूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको एक लक्षण बता रहा हूं, जो प्रॉब्लम है वो सीरियस है। निश्चित यहाँ पर कहना ये तो मैंने तो कोई पुस्तक लिखी नहीं। मैंने 48 पुस्तक लिखी और मैंने एक पुस्तक नहीं लिखी जो कोर्स के काम है। ये बात दीगर है, 48 पुस्तकों ने हिंदुस्तान का सारा कोर्स बदल दिया। लेकिन मैंने जो पुस्तक लिखी वो कभी किसी कोर्स को दिमाग में रख के लिखी नहीं, और ऐसे विषय पर लिखी तो हिंदुस्तान में पढ़ाया गया। सारी किताबों की बड़े जो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आज मीडिया वाला वही बता रहा हूँ, मीडिया वाला स्त्री साहित्य विमर्श जो 2000 में पुस्तक आई थी तो स्त्री साहित्य का पर्चा पढ़ाया नहीं जाता। मैं सिर्फ जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ वो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है और लोग टीचर है। हर चीज जो मुझे लग रही है मुझे नोटिस लेने की है वो ये कि साहित्य में जब एक कोई जैनर हम ले लेते अपनी सुविधा के लिए, बजाय से हम थोड़ा सा ज्यादा लंबा लंबा भटके, थोड़ा कंसंट्रेट करके बात करें कि 20वीं शताब्दी में ऐसा क्या बदला है और 21वीं शताब्दी में ऐसी क्या संभावनाएं बढ़ रही हैं। पहली चीज जो बदली है, मैं उपन्यास के सहारे बहुत सारी बातें करूंगा क्योंकि वो जैनर सभी लोग पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। पहली चीज तो एक बदल गई है कि हम लोगों के बीच में एक कॉमन कम्युनिकेशन का मीडियम आ गया है, वो है कंप्यूटर। अब तक साहित्य के जितने भी प्रश्न थे और साहित्य के जितने भी उत्तर थे वे प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निर्मित किए गए। हमारा जो माइंड सेट है अभी भी वो प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जो डिबेट चली है विधाओं को लेकर, साहित्य के चरित्र को लेकर,
विधाओं के चरित्र को लेकर, अंतर वस्तु को लेकर वो सारी डिबेट और उनके प्रश्न वे सब प्रिंट टेक्नोलॉजी और उसके उद्भव और विकास हो रही है। लेकिन 1984-85 के बाद से जो मेजर डेवलपमेंट है वो ये कि हिंदुस्तान में कंप्यूटर दाखिल हो चुका है और अब कंप्यूटर के बिना कोई चीज दिखी नहीं है। और कंप्यूटर की रेंज अशिक्षितों तक है, डिजिटल कम्युनिकेशन की रेंज अशिक्षितों तक है, और जो भी नौकरी तक है। इसलिए उसकी ताकत को हमें कम करके नहीं देखना चाहिए। पहली दिक्कत आ रही है, बैंक वालों ने अपनी दिक्कत कम कर ली, रेलवे वालों ने कम कर ली, तमाम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों ने कम कर ली, हम लिटरेचर वालों ने दिक्कत ये कम नहीं की। हम अभी भी प्रिंट टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखते और सोचते हैं और व्यवहार करते हैं। हमने अपनी अपडेटिंग नहीं की। मतलब इसी से हम समझ सकते हैं कि हम लोग सामान्य दूसरी बात है कि हमें इंटरनेट या कंप्यूटर पर लिखना आना चाहिए। हमें अपने यूनिकोड फॉन्ट का पता होना चाहिए जिस लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। अब यह हिंदी के लोग बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूं हमें से अधिकतर को यह पता ही नहीं होगा कि यूनिकोड फॉन्ट कौन सा है। क्यों कभी जानने की जरूरत महसूस नहीं कि हमारे जिस दिन मेरा मानना है कि 2-4 महीने तक में रोक दिया बिना इसके ई लर्निंग होगी नहीं। बैंक वालों ने सीधा नहीं सीखा, वो भी खाते में भरते थे पहले, आपको कंप्यूटर में भरते और खाते में भरते। हम क्यों नहीं सीख सकते? मुझे ये बार-बार ये चीज फेस करनी पड़ेगी कि मेरा कोई मुझसे ये कहे मैं तो एसएमएस बोलना नहीं जानता, मैं तो एसएमएस करना नहीं जानता। मैं जब मोबाइल खरीदने जाऊंगा तो मैं दुकानदार से ये क्यों नहीं पूछूंगा कि क्या इसमें बंगला सॉफ्टवेयर है। मैं जब मोबाइल खरीदने जाऊंगा तो मैं क्यों नहीं पूछूंगा क्या इसमें हिंदी लैंग्वेज है। किसकी जिम्मेदारी है? नई चुनौती है कि आप अपने को साक्षर करें। अब तक जो आप पढ़े थे आप निरक्षर हो चुके हैं। लिटरेचर तो चल रहा है, बैंक में नौकरी होती है निकाल दिए गए, छटनी करके निकाल दिए गए, भाई इसका नहीं चाहता रखेगा। अच्छा, स्थिति ये सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसा ही है, हिंदुस्तान के अधिकतर विश्वविद्यालयों की हालत यही है कि जो मास्टर है वो ये मान लिया है कि उसे पढ़ना नहीं। कंप्यूटर की तो एकदम जाने ही नहीं, और कंप्यूटर पर जो बैठा है दूसरे लोग नाराज होते हैं इस बात पर, मेरी बहुत निंदा करते हैं कि मैं फेसबुक क्यों लिखता हूँ, मैं इंटरनेट क्यों लिखता हूँ, मैं ब्लॉग क्यों लिखता हूँ, मैं सबसे इंटरनेट कनेक्टेड क्यों रहता हूँ। मेरी बड़ी आलोचना करते हैं और मैं हंसता हूँ, क्या कुछ मेरे पास उपाय नहीं, मेरे पास कोई उपाय नहीं, मेरे पास कनेक्ट रहेगा ना कोई उपाय नहीं, और मुझे इनकी आलोचना सुनने के अलावा कोई उपाय नहीं। नहीं, सब प्रशंसा करते हैं, आलोचना नहीं, कुछ लोग प्रशंसा भी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं किसी चीज को जानता हूँ इसलिए मैं प्रशंसा अभी नहीं करते। तो जो प्रशंसा करते हैं वो लिखते नहीं, वो मूड है प्रशंसा है, वो फीलिंग नहीं है। मेरा सिर्फ जो कहना है कि नई जो साहित्य की और खासतौर पर टीचर की जो चुनौतियां वो है वो ई लर्निंग, इंटरनेट से जुड़ी तमाम किस्म की, कंप्यूटर से जुड़ी तमाम किस्म की टेक्निक जो शिक्षण और प्रशिक्षण को समृद्ध करती है उसे सीखना होगा। यह संभव ही नहीं है, यह संभव ही नहीं है कि आप आज क्लास में पढ़ाएं और आप अपडेटेड ना हो। एक जमाना था कि आप क्लास में आए, आपने संस्कृत का क्लास में भाषण दिया और आपने कहा कि ये फलां जगह लिखा हो, किताब नहीं मिल रही आपको निकल के, लेकिन आज की डेट में संभव नहीं है। आज की डेट में संभव नहीं है। आप क्लास नहीं है, वो हो सकता है क्लास नहीं, मोबाइल पर लिए बैठा हो, क्लिक करें और देखें कि क्या रेलेवेंट पुस्तक जिसका नाम है वो कोई पुस्तक इस नाम की है भी या नहीं है, उसी साल छपी है या नहीं है, तो वही क्लास आपको खोज सकते। नए कम्युनिकेशन के मीडियम ने आपको ज्यादा समृद्ध होने के लिए और समर्थ होने के लिए उद्बुद्ध किया है, इसके हम लोग समझ लें। वही चलने वाला नहीं, ये चलने वाला नहीं। इंटरनेट के आने के और कंप्यूटर के आने के बाद हमारे व्यवहार भी बदलेंगे, हमारे सरोकार भी बदलेंगे, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी सोचने की, समझने की और देखने की पद्धति पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। कल तक
एक लड़की के पॉकेट में 2 लड़कों के नाम मिल जाते हैं तो अंदाजा होता है इसका नाम है, कहां से आया है। और अभी स्थिति है उसके मोबाइल में तो 100 लोगों के नंबर मिलेंगे और कोई पूछने वाला नहीं है, यानी आज उसकी प्राइवेसी उसके पॉकेट में ताकतवर है लड़की। किसी जवाब नहीं देना तो आराम से घर में किसी का फोन आता आराम से बात करती, मम्मी बात करके आती है। पहले कोई आवाज के नीचे से बात करते तो आए लड़की, देखिए क्या हंगामा होता है, लड़के की तो पिटाई होगी, मोहल्ले के लोग मिलकर करेंगे और लड़की की अलग लड़ाई होगी। नया जो दौर है वो नए दौर को समझने की जरूरत है। ये वह दौर नहीं है जहां आप पैसा खर्च करके पढ़ते थे। प्रिंट टेक्नोलॉजी के दौर में ये सच है कि डेमोक्रेटाइजेशन को, ज्ञान के डेमोक्रेटाइजेशन को उसने एक सच में तब्दील किया। लेकिन इसमें भी बड़ा सच है कि कंप्यूटर के आने के बाद में तो ये लोकतंत्र की ओर और भी ज्यादा फास्ट गति से आगे बढ़ गए। प्रिंट टेक्नोलॉजी में कहता है कि आप अपनी भाषा को ही आप अधिक से अधिक लोकतांत्रिक बना सकते हैं, अपने देश की भाषा को ही लोकतांत्रिक बना सकते हैं। इजीली उसे विनिमय करके किताब के रूप में, पत्रिका के रूप में, अखबार के रूप में लोगों तक ले जा सकते हैं। लेकिन आज के दौर में तो आपको कोई कॉस्ट ही नहीं है सिवाय एक कनेक्शन की, कोई कॉस्ट नहीं है। कितना इजी है हम समझ नहीं सकते। ज्ञान के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का एक सुपरिणाम यह है कि आज जैनर के तौर पर, प्रेरणाओं के तौर पर लेखकों के सामने छपने की समस्या नहीं है जाती है। पहले डर पैदा किया गया, ये डर भी बेकार साबित हुआ कि कंप्यूटर आया है तो लोग किताब पर पढ़ेंगे, किताब पर कम मिल जाएगी। आज ये किताब ज्यादा मिल रही है और लेखक को रॉयल्टी ज्यादा मिल रही है। ऐसा नहीं कंप्यूटर में किताब है तो लोग किताब नहीं खरीदेंगे, किताब भी खरीद जाएगी। कहने का मतलब ये कि एक नया माध्यम जब आता है तो दूसरे माध्यमों के चरित्र में परिवर्तन करता है और उन माध्यमों की गतिशीलता बढ़ा देता है। कंप्यूटर के आने के बाद कंप्यूटर के पहले के जितने माध्यम हैं वे सारे के सारे माध्यम और ज्यादा डायनेमिक हो गए, और ज्यादा गतिशील हो गए, उनका प्रोडक्शन और उत्पादन उनका और ज्यादा सुंदर हो गया, किताब और भी ज्यादा सुंदर सकती है। एस्थेटिकली किताब इतनी सुंदर पहले बनी नहीं थी जितनी आज है, और जितनी किताब आज मिल रही है इतनी किताब पहले कभी नहीं थी, कभी नहीं। इसलिए ये तो हम डर निकाल दें कि कंप्यूटर रहेगा तो किताब नहीं पढ़ी जाएगी और कंप्यूटर पे पढ़ेंगे तो किताब में पढ़ने की जरूरत होगी नहीं। अभी भी प्रमोशन आपके प्रिंटेड मटेरियल के आधार पर होगी, इंटरनेट पर लेने के आधार पर नहीं होगी। अमेरिका में भी प्रिंटेड मटेरियल के आधार पर प्रमोशन होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन आपका फास्ट होता है, आप इजीली लोगों से बात कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी, मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे एक पुस्तक ट्रांसलेट करना, मैं उस विषय का नाम भर जानता था और मैंने वो पुस्तक किसी तरह से स्टेज कम्युनिकेशन से हासिल कर ली। मुझे मालूम नहीं था कि स्टेज के पास इसका कॉपीराइट है। ब्रिटेन में वो टीचर रहता था और प्रोफेसर का 75 साल की एज थी। मैंने किसी तरह से इंटरनेट पर उसका ईमेल खोल के उन्हें जस्ट मैसेज किया, आप विश्वास नहीं करें 10 मिनट तक उसने अपना कंसेंट 10 मिनट, जो कि फिजिकली कभी संभव ही नहीं था। मैं जो चीज जानना चाहता हूं ये नई जो संभावनाएं पैदा हुई हैं कंप्यूटर के आने के बाद में, वो ये संभावनाएं पैदा हुई कि आप अपने को अपडेट करें, पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, कम्युनिकेट करने का तरीका, ये सब अपडेट करें। पहले हमने सिंगल आउट करते थे ना विद्यार्थी को, आज पेपर सिंगल आउट नहीं कर सकते किसी विद्यार्थी को, इंगित करके आप पढ़ा नहीं सकते। आज इतना खतरा मैं आपको देखता हूं और आपको अगर खराब लगा आपको शिकायत करने की मौका क्या सकती है, मुझे बोल रहे मैं क्लास ले रहा हूं, बोलना मैं आपको इसलिए कह रहा हूं अभी आज की स्थिति बहुत बुनियादी तौर पर पड़ चुकी है। पहले बोलने को लेकर कानून नहीं था, आज की डेट में कानून और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का हिस्सा है। आज की डेट में आप ज्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, ज्यादा कम्युनिकेटिव है, आपको ज्यादा बैलेंस की और संयम की और संतुलन की जरूरत होती है। लेकिन जरूरत इस बात की कि आप जाने तो सही कहीं आप चुप तो नहीं हो रहे। अगर आप जानते ही नहीं है तो चुप होगी, आप स्लिप करके गिरेंगे। इससे जो चीज समझने की एक नई जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बड़ी संभावनाओं से बड़ी पॉसिबिलिटीज है। इसमें सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम अपने पुराने माइंड सेट को छोड़ दें।
अब मैं वो बेसिक जगह आता हूँ जो हम सब लोग कंसर्न करेंगे कि जनरल ये एरिया भी हमें कंसर्न कर रहा है, लेकिन एक जो एरिया है जिसमें मुझे लगता है कि ज्यादा बात करने की जरूरत है। नॉर्मली क्या है कि ये चर्चा 20वीं शताब्दी में नहीं हुई है, इसलिए मैं 21वीं शताब्दी में कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि 20वीं शताब्दी में चर्चा कहाँ हुई है, तो आप बताइए। 20वीं शताब्दी में उपन्यास पर जो आलोचना लिखी गई है वो ज्यादातर आलोचना है वो अंतर वस्तु केंद्रित है। उपन्यास के अंतर वस्तु का मूल्यांकन तो हम लोगों ने किया है, लेकिन उपन्यास के अंतर वस्तु के साथ उसका जेनर भी जुड़ा हुआ है, विधा रूप भी जुड़ा हुआ है, उस विधा रूप की मीमांसा हमने नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि हमारे हिंदी के किसी भी आलोचक ने उपन्यास एज ए जेनर की कोई रीडिंग की। उपन्यास कोई साधारण जेनर नहीं है, वो साहित्य की समस्त विधाओं में से एक विधा नहीं है। कविता, कहानी, नाटक की तरह वो एक सामान्य विधा नहीं है। उपन्यास इन विधाओं से भिन्न है, बल्कि ये समस्त विधाओं का सरताज है। उपन्यास के आने के बाद समस्त विधाएं बदली, उनका चरित्र बदला है। उपन्यास पहले नहीं लिखा जाता, उपन्यास का आधुनिक काल के साथ ही जन्म होता है। उपन्यास का पहले जन्म नहीं हुआ। नाटक पहले था, कविता थी, प्रबंध का काफी था, तमाम और जनरल थे, लेकिन उपन्यास नहीं था। उपन्यास के आने का एक सुफल यह हुआ है कि उसने समस्त विधाओं को फोर्स किया कि या तो वे उसकी संगति में अपना विकास करें या फिर अप्रासंगिक होने के लिए तैयार हैं। जिस विधा ने उपन्यास की संगति में अपना विकास नहीं किया, वो विधा अप्रासंगिक होने के लिए अवसर है। तो उपन्यास पर कोई भी बात यहां से शुरू होनी चाहिए कि जेनर का चरित्र क्या है। हिंदी में कंटेंट की बात हो रही है, लगातार कोई उपन्यास आ रहा है, सिर्फ उसके अंदर वस्तु की बात होती है। उपन्यास के कंटेंट को फिलहाल के लिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हम सिर्फ जेनर की बात करते, अब वो जेनर का वो चरित्र नहीं बदल रहा है, नए दौर में दाखिल हो गया। उपन्यास अकेला ऐसा जेनर है जिसमें कोई भी चीज, कोई भी लक्षण या नास्तिक विशेषता उसकी स्थिर नहीं रहती। उपन्यास में जो भी और थोड़ा सा रूह होने की कोशिश करता है, उपन्यास की एक मदद कर देता है। इसलिए उपन्यास, अब हम ये नहीं कह सकते प्रेमचंद ने खराब उपन्यास लिखे, प्रेमचंद सबसे अच्छे उपन्यास लिखे, लेकिन वास्तविकता है प्रेमचंद के कटक में मालूम करना चाहिए। प्रेमचंद की भाषा सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है, लेकिन क्या यशपाल ने प्रेमचंद के का अनुमान करके वो भाषा का अनुमान करके उपन्यास लिखे? नहीं। क्यों? क्या हम ये कह सकते हैं कि मोमबत्ती देवी या शिवरानी देवी जो कहानियां लिखी थी उससे भिन्न कहानी जो आज भी लिख रहे हैं? क्यों? जो उपन्यास लिख रहे हैं, क्यों अलग करके लिख रहे हैं? उपन्यास की ये विधागत विशेषता है कि वहां कोई भी रूप स्थिर नहीं रहता। जो ही कोई रूप स्थिर होने की कोशिश करता है, नया जेनर पर एक रूप आता है और वो उसका प्रश्न। उपन्यास का एक आंतरिक ढांचा इस तरह का है कि वहां कोई चीज स्थिर रह नहीं सकती। इसलिए उपन्यास को पढ़ते समय तुलना से बचना चाहिए। आप दो उपन्यास नामों की तुलना करने जाएंगे तो आप असुविधा में फंस सकते हैं। उदाहरण के लिए उपन्यास हमेशा वर्तमान केंद्रित ही होगा, लेकिन उपन्यास के पहले ऐसे जनक थे, मसलन महाकाव्य, जो वर्तमान केंद्रित था ही नहीं। उसके लेखक के समय और कथा के समय में बिग गैप होता था।
लेकिन उपन्यास में यह संभव नहीं है। उपन्यास में लेखन का समय और कथा का समय एक होता है। इसके बावजूद उपन्यास के वर्तमान से सिर्फ होके भविष्य में जाने की संभावनाएं होती हैं। अनेक ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि पहले उठाई, प्रेमचंद ने 60 साल पहले कहानी कोई विषय उठाया, 70 साल पहले कोई विषय उठाया। उस समय वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बहुत मुश्किल से उस लक्षण को व्यक्त करने वाले समाज बहुत कम लोग हुआ करते थे। उपन्यास में जिसे हम लोग प्रोटेस्ट कहते हैं, या हम ये कहते हैं उपन्यास में लिखी गई बातों का समाज पर असर होता है। देखना चाहिए लेखक ने जिन विषयों को उठाया उन विषयों का क्या परिणाम निकला, क्या समाज ने वो विषय एक्सेप्ट किए, क्या समाज ने वो भाषा एक्सेप्ट की, क्या समाज ने वो सोशल रिलेशन एक्सेप्ट किए जिन रिलेशंस के बारे में उपन्यासकार ने आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले बाई चांस लिखा था। उपन्यास में इस अर्थ में एक फ्यूचर भी होता है कि वहां बहुत सारी चीजें आती हैं और कालांतर में वे लोग जो इस समाज को में कंजर्वेटिव कहलाते हैं, वे लोग उपन्यास में आई हुई चीजों को एक दूसरे के बाद में मानने लगते हैं। जैसे एक बहुत सामान्य सी बात है जो कि कल तक अनटचेबल थी, खराब मानी जाती थी, जैसे परकीय गमन या अवैध संबंध, और इसको खूब लिखा है। क्या स्थिति है? भारत सरकार को कानून बनाना पड़ा। साहित्य में लिखी गई बातों का असर कम होता है, मैं जो चीज रिपीट कर रहा हूं, लेकिन असर होता है, धीमी गति से होता है। आज यह है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके इंडियन पैनल कोड तक अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में है तो वो कानूनन वैध है। आज से 5 साल पहले ये अवैध था और पिछले 50 साल में तो 60 साल में तो हिंदी में तो खास तौर पर पानी पी के गालियां दी। उपन्यास की एक खूबी है जिसको मैं यहां रेखांकित करना चाहता हूं, वो तमाम लिटरेचर में डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वो तमाम लिटरेचर जो इस तरह की चीजों को इससे और भी दूसरे फिनोमेना हो सकते हैं जिनको चित्रित करता है, हमें देखना होगा समाज सीखता है कि नहीं सीखता, उसको ग्रहण करता है कि नहीं करता। कालांतर में देखा गया उपन्यास में जो चीज आई जो कल तक हाशिए पर थी, लोग स्वीकार नहीं करते थे, कालांतर में समाज ने उनको स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया, पूरी तरह से लीगली इंडोर्स। तो लैंग्वेज पढ़ते समय, उपन्यास की भाषा पढ़ते समय, उपन्यास की अंतर्वस्ती पढ़ते समय ये चीज ध्यान रहे कि वहां जो विषय उठाए जा रहे हैं, जिन चीजों के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है, जो अभी हाशिए पर दिखाई दे रहा है, वो मेजर फिनोमेना नहीं, लेकिन कल वो मेजर फिनोमेना हो सकता है। ईदगाह कहानी का जो बच्चा है जो कि बाजार जाता है और अपनी दादी के लिए बुजुर्ग महिला के लिए उसके हाथ, यानी ये जो मैच्योर चाइल्ड, प्रेमचंद के जमाने में मैच्योर चाइल्ड कम थे, लेकिन हिंदुस्तान का आज मैच्योर चाइल्ड बहुत ज्यादा है। मैं जो चीज रिपीट कर रहा हूं, उपन्यास या कहानी में जो फिनोमेना आपको एकदम ऐसा दिखाई देता है जो कि अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है, या तो प्रतिवाद का रूप आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवाद नहीं है। उपन्यास में आए प्रतिवाद असर छोड़ते हैं, उनमें समय लगता है लेकिन वो असर छोड़ते हैं, वो बदलते हैं। उपन्यास बाई नेचर डेमोक्रेटिक, बाई नेचर डेमोक्रेटिक। उपन्यास जिस समाज में पढ़ा जाएगा वहां डिक्टेटरशिप सर्वाइव नहीं कर सकता। सोवियत संघ में बहुत क्लास के एग्जाम है, सिंगल पार्टी होता था, सारा अच्छा साहित्य पढ़ाया जाता था, खराब साहित्य पढ़ाया नहीं जाता था, कोई विपक्ष नहीं था, लेकिन उपन्यास पढ़ा जाता था। लोगों ने इसकी तो रीडिंग की है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या क्या घटा, इसमें से प्रोग्रेस किया, मार्क्सवाद से क्या क्या विपर्य घटे, इसमें से प्रोग्रेस किया, लोगों ने इसकी रीडिंग नहीं की है। तो उपन्यास की वजह से किस तरह का माइंड सेट तैयार हुआ, जिसने डेमोक्रेसी के प्रति आकर्षण पैदा किया। उपन्यास
समाज में ज्यादा उपन्यास पढ़ाए जाएंगे, बंगाल में ज्यादा उपन्यास पढ़ाया जाता है। यहाँ आप सामान्य सी चीज पर, सामान्य सी बात पर आप सामान्य सा एक खराब सी लैंग्वेज बोल के देखिए, एक सेंटेंस बोल के देखिए, लोग नाराज हो जाते हैं। और हिंदी वाले में गाली देते रहते सामने, माँ की बहन की गाली देते, बाप बेटे से, बेटा बाप से बात करता रहता है, कोई नाराज नहीं होता। लोग यहाँ पर साधारण, तुम क्यों बोला, तुम क्यों बोला, वो गाली नहीं है हमारे यहाँ। लोकतंत्र जहां होगा वहां उपन्यास के पढ़े जाने की, उसकी रीडिंग हैबिट की संभावना भी ज्यादा होगी, और उपन्यास जहां पढ़ा जाएगा वहां लोकतंत्र नहीं ज्यादा पुख्ता होगा, ज्यादा पुख्ता होगा। इसलिए लोकतंत्र के साथ उपन्यास की जो अंतर क्रियाएं हैं, उन अंतर क्रियाओं को डिटेल्स में खोला जाना चाहिए, जो कि अब तक खुला नहीं है। भारत के संदर्भ में खासतौर पर उपन्यास जहां जहां पढ़ा गया है, उपन्यास को लेकर ये एक डिबेट रही है। उपन्यास एक तरह से प्रोटेस्ट के जेनर के तौर पर उसने अपना विकास किया है, और प्रोटेस्ट के जेनर के तौर पर उपन्यास का विकास किस चीज को पुख्ता कर रहा है? लोकतांत्रिक बोध। सबसे ज्यादा बेन अगर आधुनिक काल में लगे तो किस जेनर को लगे? सिर्फ उपन्यास। एक और चीज जो कि इस पूरे उपन्यास के संदर्भ में निकल के आएगी, वो ये कि उपन्यास जब आया तो उसने बुर्जुआ समाज और बुर्जुआ वैल्यूज का एक इल्यूजन क्रिएट किया, लेकिन उसका काउंटर भी वहीं पे क्रिएट किया। बुर्जुआ मूल्यों के प्रति उसने आकर्षण पैदा किया और उन्हें श्रेष्ठ मूल्य के तौर पर स्थापित किया, लेकिन बुर्जुआ मूल्यों का विकल्प भी इसी जेनर में साथ साथ पैदा होगा। उपन्यास जब जाएगा वहां बुर्जुआ मूल्यों का आधार को तैयार करेगा, ये सच है। उपन्यास जब जाएगा वहां ये सच है कि वो एक नए किस्म के बुर्जुआ समाज की संभावनाएं भी निर्मित करेगा। आप समाज नहीं बना सकते, चाहे गोड की पढ़ाएं, चाहे टॉल्स्टॉय पढ़ाएं, लेकिन आप अल्टीमेटली बुर्जुआ समाज निर्मित करेंगे। सोवियत संघ के 60 साल के शासन के बिल्कुल रिवर्स में जाने का एक सामान्य, चाइना के पूरे चाइनीज रिवॉल्यूशन के रिवर्स में जाने का, वो लौट के कहां गए? पूंजीवादी समाज की ओर। और वहां एक एक लेखक का उपन्यास होता है चाइना में। मैं पढ़ रहा था, एक जन लेखक का उपन्यास आया, उससे 25 साल की, ड्रॉप आउट कर रहा, उसका बाप कम्युनिस्ट पार्टी का एक काम करता था, सेक्रेटरी, जब लड़का उसका ब्लॉग लिखता है, ब्लॉग को पढ़ने वाले 30 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग। जब लड़का स्टार पूरे चाइना का, उसने जो उपन्यास लिखा पहला, उसका पहला उपन्यास 30 लाख रुपए ले लो, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। तो उपन्यास बढ़ता जा रहा है। अब नया समाज कैसा बन रहा है? इस नए लिबरलाइजेशन के दौर में जो चाइनीज समाज निर्मित हो रहा है, उसके पहले भी उपन्यास पढ़ा जा रहा था। मैं क्योंकि लिटरेचर का विद्यार्थी हूं, तो मेरा कंसर्न लिटरेचर से ज्यादा है। अगर जिस समाज में जहां डिक्टेटरशिप है, सिंगल पार्टी रूल है या आधारवादी शासन है, वहां अगर उपन्यास पढ़ा जा रहा है तो देर सवेर लोकतंत्र आएगा। आप लोकतंत्र आने से रोक नहीं सकते, बुर्जुआ समाज आने से रोक नहीं सकते। तो उपन्यास का वो एक बेस आधार है। उपन्यास बिना बुर्जुआ समाज के और बुर्जुआ कल्चर के संभव नहीं। इसलिए उपन्यास लिखा जाएगा तो बुर्जुआ समाज की संभावना, उसके बनने की संभावनाएं प्रबल होंगी। दूसरी चीज वो ये कि उपन्यास में के पहले जितने जेनर हैं, उन जेनर की एक प्रॉब्लम है कि प्रोटेस्ट तो उनमें है, कविता में, नाटक में प्रोटेस्ट है, इंडिविजुअल प्रोटेस्ट है, लेकिन संस्थानों के खिलाफ प्रोटेस्ट पहली बार उपन्यास में होता है। उपन्यास पहला जेनर है जो कि इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ में प्रोटेस्ट को दर्ज करता है और लार्ज स्केल पर दर्ज करता है। ऐसा जेनर है जिसमें कि आप सभी जेनर को समाहित कर सकते हैं। आप उपन्यास में कविता लिख सकते हैं, आप उपन्यास में नाटक के समूह भी लिख सकते हैं, डायलॉग भी लिख सकते हैं, आप उसमें और भी नृत्य भी शामिल कर सकते हैं, दुनिया भर की चीज, यानी जितने पहले के जेनर है वो सारे के सारे जेनर उपन्यास में अपना समाहार करते हैं। उपन्यास का प्लॉट इतना बड़ा है, उसका दायरा इतना बड़ा है, तो उपन्यास
जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया, उसने इंस्टीट्यूशन को या संस्थानों की आलोचना को उसने पहली बार साहित्य का हिस्सा बनाया। संस्थानों की आलोचना विधा में कभी पहले शामिल नहीं। लेखक तो बड़े बड़े हुए, बहुत तूफानी लेखक हुए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्रिटिसिज्म पहली बार लागू हुआ। एक अन्य चीज वो ये कि उपन्यास एक खास किस्म की अराजकता को एज ए जेनर वो डिसरप्टिव भी है, अनार्किस्ट भी। और ये अनार्किस्ट उसका इसलिए है क्योंकि वहां वो हेजेमनी को क्वेश्चन करता है, विभिन्न किस्म के वर्चस्व के रूपों को वो क्वेश्चन करता है। वो उपन्यास पढ़ने से लोग अराजक नहीं होते, दंगा नहीं करते, मनमानी नहीं करते। अगर मान लो किसी उदय प्रकाश ने कोई अच्छी कहानी लिख दिया जो बहुत ही सेक्सुअली बहुत ही इरोटिक कहानी है, तो इसका कतई अर्थ नहीं है कि वो सेक्सुअल चीजों को जो है ना वो उत्तेजित करना चाहता है और बढ़ाना चाहता है, नहीं। उस अराजकता का और लैंग्वेज का खासतौर पर मकसद ये है कि वर्चस्व को चुनौती दी जाए। उपन्यास अराजकता के एलिमेंट को अपने जेनर के तहत इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे वर्चस्व पसंद नहीं है। उपन्यास बाय नेचर वर्चस्व को एक्सेप्ट नहीं है। इसके बाद लैंग्वेज आती है, वहां जो मिस्टिक आता है, वहां जो एस्थेटिक सेंस आता है, वहां जो अराजकता आती है, उस सारी की सारी चीजों का कन्फ्रंटेशन है हेजेमनी से। हेजेमनी के जो विभिन्न रूप हमारे जीवन में होते हैं, लाइफ स्टाइल में होते हैं, वैल्यूज में होते हैं, कल्चर में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, इकोनॉमिक्स में होते हैं, वो तमाम रूप आपको देखेंगे कि कभी कभी आपको एक कहानी में, उपन्यास में 7-7, 8-8, 6-6 पेज के पूरा न्यू यूटिलाइजेशन में लिखा हुआ लेवल मिल जाएगा। वो डायलॉग पूरा डायलॉग चला नई चीज नहीं है। तो ये उपन्यास की जो अराजकता है उसका हेजेमनी को चुनौती देने से गहरा संबंध है। वो अराजकता पैदा नहीं करना चाहता, जैसा कि लोगों को लग रहा था कि सलमान रुश्दी को उपन्यास को बैन किया गया और उसके खिलाफ में जितने फतवा जारी किए गए। सलमान रुश्दी ने कहा बीबीसी लंदन को इंटरव्यू में, मुझे मालूम होगी कि मेरे ऊपर ये फतवा जारी कर देंगे और ये करेंगे तो मैं ऐसा उपन्यास को लिखता ही नहीं। और ये बात तो बिल्कुल नहीं लिखता जिसको वो नाराज हो गया। बोले मैंने उपन्यास इसमें थोड़ा लिखा था कि अब मुझे क्या धोखे रहना पड़े, मैंने इसलिए भी लिखा था कि लोग उन्मत्त हो जाए मेरे खिलाफ। उपन्यास लेखक का मकसद ये नहीं होता, जब वो कोई किसी चीज को क्वेश्चन करता है तो उसका एकमात्र पर्पज होता है कि वह वर्चस्व को स्वीकार नहीं करता, वो वर्चस्व के तमाम रूपों में लागू होता है। वो चाहे धर्म के हों, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो जीवन मूल्यों के हों, चाहे वो लाइफ स्टाइल के हों, चाहे वो मानवीय संबंधों के हों, वे वर्चस्व के किसी भी रूपों को स्वीकार नहीं करता। और यही उसकी कॉमन विशेषता है जिसकी वजह से उपन्यास बार बार अपनी तरफ खींचता है। लास्ट बात है कि मैं चाहूंगा कि हम लोग आधा घंटा अपनी बातचीत के लिए रखते हैं। एक दो बात और कहते हैं, मैं अपनी बात थोड़ी बात रोक दूंगा। इधर के वर्ष में उपन्यास के संदर्भ में और आत्मकथा के संदर्भ में अस्मिता को लेकर बहुत बोला गया और बहुत लिखा गया, हिंदी में भी लिखा गया, इंग्लिश में और भाषाओं में लिखा, आइडेंटिटी को लेकर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर बहुत। उस पर मैं एक दो बात है कि मैं ये बात अपनी यहाँ फिलहाल रोक दूंगा। आप चाहेंगे कि सवाल नहीं है, आप बता पाओगे तो मैं वो लिखूंगा, आइडेंटिटी कभी भी समग्र रूप में सामने नहीं आती। आइडेंटिटी की बात जब भी होती है, जब भी हो रही है, अंशतः हम आइडेंटिटी की बात करते हैं और आइडेंटिटी हमेशा अंशतः रहती है। ये है हमारी साथ कल इनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, इनकी आइडेंटिटी बदले, इमामत है, अभी तक इमाम नहीं। अस्मिता पर जितना भी डिबेट डिस्कशन है वो स्थिति को समग्रता में नहीं देखता। दलित को लेके जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, जो डिस्कस की
की जा रही है वो दलित को समग्र में नहीं देखती। आइडेंटिटी पर जब भी बात होगी तो आइडेंटिटी में ये एक रिस्क है कि आइडेंटिटी में बात करते समय आप हमेशा पार्शियल आइडेंटिटी को देखते हैं, अंश विशेष को देखते हैं, आप समग्र को नहीं देखो। ये एक बहुत जोखिम भरा काम है कि आप अंश से आप समग्र का निर्णय करें। आइडेंटिटी अगर पार्शियल है तो यह भी तय है कि फिर उसे बदलना है। इसका मतलब यह कि आइडेंटिटी बाई नेचर निरंतर बदलती रहती है, वो कोई स्थिर चीज नहीं है। मैं कल तैयार हो जाऊंगा, मेरे प्रोफेसर की आइडेंटिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, ये सच है। उससे बड़ा सच क्या है? उससे बड़ा सच ये है कि मैं नागरिक हूं या प्रोफेसर हूं, ये स्त्री है या नागरिक है, आइडेंटिटी में कौन सी आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए? स्त्री की पहचान महत्वपूर्ण है, स्त्री की नागरिक की पहचान महत्वपूर्ण है। आइडेंटिटी विमर्श में जो लोग लगे हुए हैं वे सारे के सारे लोग इस चीज को मिस करते हैं कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है नागरिक की आइडेंटिटी। लोकतंत्र की प्रक्रिया को और लोकतंत्र की चेतना को अर्जित करने के लिए जरूरी है कि हम नागरिक की अस्मिता को अर्जित करें और नागरिक की चेतना को अर्जित करें। हमारे डिबेट किस बात पर हो रहे हैं? नागरिक अधिकार पर डिबेट नहीं हो रही। नागरिक अधिकारों के पर्सपेक्टिव से स्त्री या दलित के अधिकारों पर बात नहीं हो रही। नागरिक के अधिकार अगर अर्जित किए जाएंगे, ह्यूमन राइट्स अगर अर्जित किए जाएंगे, ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से बात की जाएगी तो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है जहां से उसे सबसे ज्यादा अधिकार मिलते हुए एक सिटीजन के रूप में, एक नागरिक के रूप में। अस्मिता विमर्श नागरिकता की चेतना से अगर जुड़ता है तब तो वो कामता है। एडवर्ड सईद ने इस बात पर लिखा था, उसने कहा था कि अगर आप अस्मिता की बात करना चाहते हैं तो बताइए आप जाना कहां चाहते हैं? अस्मिता पर बात करते हुए आप लौटते हुए अस्मिता पर आना चाहते हैं या मानवीय समाज को जाना चाहते हैं? दलित पर बात करते समय कहां जाना चाहते हैं? दलित की स्थिति से मुक्त करके उसे मनुष्य की अवस्था में ले जाना चाहते हैं? यानी आपके लिए अस्मिता का विमर्श कहां ले जाने के लिए है? आप कहां पहुंचना चाहते हैं? पिछले 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में अस्मिता पर इतना ज्यादा लिखा गया है, इतनी ज्यादा बातें हुई हैं कि उसमें ये चीज एक सामान्य और लेकिन बुनियादी चीज कि अस्मिता पार्शियल होती है, समग्र नहीं होती, ये बुनियादी चीज अपनी है। और जो पार्शियल है वो पार्शियल ही है, वो समग्र नहीं। समग्र पहचान कौन सी है? नागरिक की पहचान है, समग्र पहचान, इसमें पार्शियल भी शामिल है, अंश भी शामिल है। इसलिए अस्मिता विमर्श के जो मुद्दे हैं जो कि अभी भी हैं, वे मुद्दे फ्यूचर में नागरिक की अस्मिता के रूप में डिस्कस किए जाएंगे। अस्मिता की राजनीति के जो मुद्दे हैं वे फ्यूचर में ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किए जाएंगे। तब तो ये अस्मिता विमर्श आपको थोड़ा बहुत मदद कर भी सकता है, अन्यथा यह अस्मिता विमर्श अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लास्ट ये जो साहित्य है जिसको मतलब पिछले 60 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं, साहित्य को 60 साल से पढ़ाते हुए एक जो मेरी निजी दिक्कत है, हम सब आप लोगों की दिक्कत होगी है, साहित्य पढ़ाते समय सामंतीकरण से हम लोग फ्री नहीं। ये जो फ्यूडलाइजेशन है, सामंतीकरण है, एजुकेशन का और लिटरेचर का, ये फ्यूडलाइजेशन इसमें घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। हिंदी को मैं कह सकता हूँ, हिंदी में तो सामंतीकरण बढ़ा है। यूरोप में घटाओ, बंगाल में घटाओ, लेकिन हिंदी की तो मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी में
सामंतीकरण बढ़ा है। साहित्य का काम है सामंतीकरण को नष्ट करना। ये डीफ्यूडलाइजेशन की प्रक्रिया हमारे यहां पूरी नहीं। इसके चलते एक नई दिक्कत 21वीं शताब्दी में जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसके अंदर मोड़े जा रहे हैं, आपकी स्थिति है कि आप अभी भी लोगों से ये चाहते हैं कि लोग आपको स्त्री और जी लगा के बात करें और ओहदे के साथ बात करें। मेरी भी आती है किसका नाम गीता दुबे है, लेकिन मजाक है कि मैं बोल जाऊं ऐसे। भले ही मैंने इसे पढ़ाया है, लेकिन मुझे गीता जी आप कैसे कुछ जी लगाना पड़ेगा। ये कहने के लिए चीज है, ये कहने के लिए चीज है, लेकिन ये एक खास तरह के माइंड साइड की रिफ्लेक्शन है। मैं अगर इसे गीता बुरे ही कहकर बुलाऊंगा तो मेरी इसके प्रति सम्मान श्रद्धा कोई कम नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर इसने मुझसे कहा ये जगदीश्वर चतुर्वेदी है, तो मैं बिल्कुल एकदम भड़क जाऊंगा कि इसकी हिम्मत तो देखो, ये मेरी शिष्या थी और इसने मेरे नाम से बुलाया। डीफ्यूडलाइजेशन की प्रक्रिया जिसने कि हमारे पूरे माइंड सेट को और लिटरेचर में क्या है सर, अभी आशीर्वाद मेरी तो वो विनम्रता से कह रहा हूं ये बात कि इसने साहित्य के शिक्षा के समस्त विभागों को भारत में तो खासकर डीफ्यूडलाइजेशन में सामंतीकरण में बर्बाद कर। अगर ललित झा मुझे पसंद है तो ललित झा सबसे विद्वान किस्म का है। अब भले ही इससे ज्यादा समझ हो, लेकिन नहीं उनके मुंह पर सिफा नहीं करता। तो जब मैं जानता हूं ललित झा गधा है, लेकिन मैं कभी कहता नहीं कि गधा है। सामंतीकरण जो है, जो डीफ्यूडलाइजेशन जो है, इसका दुष्परिणाम यह है कि हमने क्रिटिकली एक दूसरे के बारे में रीडिफाइन करना बंद कर दिया। नए 21वीं शताब्दी के सोच की, मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती है कि आप अपने को, अपने लिटरेचर को, अपने आसपास की तमाम साहित्यिक राजनीतिक गतिविधियों को नए सिरे से रीडिफाइन करें। क्योंकि आधुनिक काल गॉड गिफ्टेड नहीं है, आधुनिकता गॉड गिफ्टेड नहीं है। आप एक पढ़े लिखे आदमी के घर में पैदा हुए हैं तो आपके एक अच्छे मॉडर्न संस्कार भी होंगे, ये जरूरी नहीं है। आधुनिक काल में आपको भाषा भी, मैं हिंदी भाषी हूं, लेकिन भाई बट मुझे हिंदी भाषी का अधिकार नहीं है। मुझे पढ़ना होगा, मुझे बीए करना होगा, एमए करना होगा, तब मुझे यह अधिकार होगा कि मैं कहूं कि मुझे हिंदी पढ़ाने का मौका दिया जाए। आधुनिक काल की खूबी है कि आपको यहां चीजें अर्जित करनी पड़ती है और रीडिफाइन करनी पड़ती है। बात हर बार रीडिफाइन करनी पड़ती है। नहीं ऐसा नहीं है, पहले हो। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? हर 3 साल में कोर्स रीडिफाइन करो, हर 3 साल में बदलो, हर 3 साल में सोचो। यानी जो नई जो चुनौती है वो ये है कि बार बार परिभाषित करने की चुनौती है, और बार बार परिभाषित करने की चुनौती में हम बार बार क्या पहुंचते हैं? हम लगातार तयशुदा चीजों में ही फंसे हुए हैं। प्रेमचंद कोर्स में आ गया तो आप उसे कोर्स से निकाल नहीं सकते, पता नहीं ऊंचा लगा। अरे ये कौन सी समस्या है कि प्रेमचंद के बिना भी पढ़ाया जा सकता? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या चीज है। क्योंकि अभी आप 70 साल से प्रेमचंद भी पढ़ा रहे थे, तब तो कोई बहुत बड़ा उत्थान नहीं हुआ। तो 2-3 साल अगर बिना प्रेमचंद के भी रह गए तो परेशानी खास नहीं है। लेकिन ये जो स्थिर सोच है, ये जो जड़ता है, जो नई जो स्थितियां वो ये है कि हमें हर तरह की जड़ता से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ये हो सकता है ये सामने मेरी इन्होंने हलो कर दी, यदि हो सकता है ये हलो करें और 2 दिन बाद हलो करें, कैसे हो? इस बीच में उन्होंने जब हलो नहीं की तो मैंने इनसे कहा, वो सीधे वो बात नहीं करती, मुझे उसकी भी प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उसकी इच्छा है, उसको नहीं की तो क्या दिक्कत है इसमें? सामान्य से नमस्कार प्रणाम से आपके संबंध क्या हो रहे हैं? बिगड़ रहे हैं। आपने मेरे बारे में खराब बोल दिया, मैं आपको कुछ नहीं पाता। ये समझ भी मानसिकता है कि आपने मेरे बारे में बोला, मैं इससे नाराज हो गया,
सोसाइटी उसे प्रभावित करने लगा, विज्ञान प्रभावित होने लगी, क्योंकि सत्य को पसंद नहीं करता, सत्य जो भी है पूरा लिखे। अभी जब भी लिखे मैं उससे हमेशा मिला चाहे ये जो सामग्री भाव होते हैं, सामग्री भाव होते साहित्य की मुक्ति बेहद जरूरी है। करेंगे क्या? मैं बहुत प्यार से कहता हूं, लेकिन ये सच है कि मैं उससे झूठा हूं। एक अच्छे 21वीं शताब्दी के लिटरेरी पर्सन का या पर्सन का जो गुण है वो ये है कि वह असहमत हो सके और हमारी मुश्किल यह है कि हम असहमत होकर व्यक्त नहीं। प्रेमचंद से सीखिए, आप तुलसी से सीखिए। तुलसी के पास एक दूसरे से बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं जो उनके विरोधी हैं। प्रेमचंद के हमें उपन्यास में तमाम पात्र ऐसे मिलेंगे जो वर्गीय तौर पर एक दूसरे के हितों के खिलाफ है, लेकिन एक दूसरे के बीच में संवाद है। और हमने कैसे समाज बनाया है? मैं नाम ही नहीं आता, ये पिछले 20 साल से 15 साल से देखा हूं, मैं एक नाम ही नहीं जानता। क्या करूंगा? इसके प्रति क्या एटीट्यूड होगा मेरा? पराया या अपना? परिचय नहीं मेरा। नई जो स्थितियां हुई है कि आप अपने विपक्ष से भी, जो वर्गीय दृष्टि से नहीं होते, उससे भी आप संवाद रखते और संबंध रखते। प्रेमचंद के पास जमीला को मिल सकते जाके, लेकिन हम नहीं। भीष्म और माधव जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे विचार नहीं, मेरा वर्ग नहीं। सामंतीकरण की लड़ाई इससे है, जो सामंतीकरण चल रहा है उसकी लड़ाई यहां है। जिनके हित नहीं भी मिलते, जिनके वर्ग नहीं भी मिलते, जो एक दूसरे के आइडियोलॉजिकली अपोनेंट हैं, जिनमें गहरे कंट्राडिक्शन है, उनके बीच में भी एक ह्यूमन रिलेशन बेहद जरूरी है। ह्यूमन रिलेशन बहुत जरूरी है। मजदूर पूंजीपति के बिना नहीं बनता और पूंजीपति मजदूर के बिना नहीं बनता। गुलाम और गुलामों के मालिक एक दूसरे के बिना नहीं बनते। ये हिगर कहते हैं, बोले अगर आप गुलामों के मालिकों के बारे में, उन्होंने गुलामों का गुलाम हमें कैसे शोषण किया, आप ये जानना चाहते हो तो जान लीजिए, उस शोषण का हिस्सा, उस शोषण करने वालों का हिस्सा गुलाम भी। तो गुलाम प्रथा को आप गुलाम और गुलामों के मालिक से अलग करके नहीं देख सकते। कैपिटलिस्ट सोसाइटी को मजदूर और पूंजीपति में एक दूसरे को अलग करके नहीं देख सकते। पूंजीपति के बिना मजदूर नहीं बनता और मजदूर के बिना पूंजीपति नहीं बनता। और हमने क्या सिखाया है? ये मेरा पूरा नई चुनौतियां वो है कि आप जितने ज्यादा कनेक्टेड होंगे, जितने ज्यादा संपर्क में होंगे और जितने आपके मित्र होंगे, उतने ही आप सुरक्षित होंगे। 20वीं शताब्दी ने यह खराब लेसन दिया था। शुरुआत हुई थी अक्टूबर रेवोल्यूशन से। वर्ग संघर्ष अक्टूबर रेवोल्यूशन के जरिए, रेवोल्यूशन और उसके जरिए तमाम किस्म के जो प्रपंच आए क्रांति के, उसमें जो सारे अच्छे काम किए, लेकिन कहा था वर्ग विद्वेष है और वर्ग विद्वेष को एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया, जो कि सबसे खतरनाक है। वर्ग विद्वेष की कोई जरूरत नहीं है समाज में। वर्ग मतभेद तो हो सकते हैं, वर्ग असहमतियां भी हो सकती हैं, लेकिन वर्गों के बीच में मित्रता भी जरूरी है। बिना उसके आप समाज के संतुलन को और सामाजिक ताने बाने को बचाए नहीं रख सकते। मेरी मुसलमानों से नहीं पड़ती, दोस्ती करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरी हजरतों से नहीं पड़ती, दोस्ती करूंगा कि नहीं करूंगा। सवाल यह है कि मेरे लिए हजरत भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मुसलमान भी उतना ही महत्वपूर्ण है और पूंजीपति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं ये तय नहीं कर सकता और ये निर्णय नहीं ले सकता कि नहीं, मैं पूंजीपतियों से बात नहीं करूंगा। मैं तय नहीं कर सकता। और इस मामले में मुझे भगवान ज्यादा अच्छे लगते हैं। ईश्वर के यहाँ सब कोई जा सकता है, सब कोई पूजा कर सकता है, या भगवान के मंदिर में सब कुछ हो सकता है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं हो सकता कि मैं सबसे मिल सकता, मैं सबसे बात कर सकता, सब जिनके साथ मतभेद है उनसे भी मैं कम्युनिकेट कर सकता। भगवान कर लेता, पत्थर की मूर्ति कर सकती है, लेकिन ये आपकी क्यों नहीं कर सकता? मेरा कहने का मतलब एक नई जो चुनौती है वो ये है कि अगर समांतीकरण को आपको नष्ट करना है तो
जरूरी है कि आप तय सुधार के लिए गति करो कि ये मेरा शत्रु और ये मेरा मित्र, इस गरीब को आपको उठाना होगा। और ये गरीब आपको कहां से मिला है, ये आप हमसे अच्छा जानते हो, उसको रिपीट नहीं करूंगा। जरूरत इस बात की है कि जितना ज्यादा कम्युनिकेशन हो, जितनी ज्यादा मित्रता हो और जितने गहरे मतभेद हो, वो मित्रता अच्छी नहीं, इसमें मतभेद हो। जब आप मिल रहे हैं हमेशा खाना ही खा रहे हो और एक दूसरे की बातें कर रहे हो और बातें कर रहे हो, आपको कुछ सुनाई नहीं होता, वो मुझे सबसे ज्यादा खराब महसूस होता है। आपकी बहुत गहरी तकरार हो, गहरी दोस्ती हो और गहरे मतभेद भी हो और आप एक दूसरे के दीवाने भी, तब तो आप नए समाज में नए मनुष्य बना सकते हैं। क्योंकि नया जो आधुनिक समाज आया था उसमें इसी तरह के मत वाले लोग थे जिन्होंने कई सोल्यूशन किया था, जिन्होंने कालांतर में रोमांटिक साइड चला किया था, वो ऐसे ही लोग थे वे सबसे प्यार करते हैं। पिछले 20वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ा विपर्य घटा है वो ये कि हमने सबसे प्यार करना बंद कर दिया है, हमने सिर्फ चुने हुए लोगों से प्यार करना शुरू कर दिया है। और ये खतरनाक है। सामंतीकरण से लड़ने के लिए ये जरूरी है कि आप सबको समान रूप से देखें और देखें ही नहीं, इन प्रैक्टिस व्यवहार भी करें। संविधान में तो ठीक है, सब समान है, व्यवहार में तो ये तो पीएचडी करता है, ये सीपीएम करता है, ये वो करता है, वो करे अपना, क्या दिक्कत है इसमें? दोस्ती में कहां दिक्कत है? उसके साथ झगड़ा करने में कहां दिक्कत है? उसे लंच पे डिनर पर बुलाने में कहां दिक्कत है? जो चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो सामंती सोच है, वो सामंती सोच का कारण है हमारे बनाए हुए पुराने माइंडसेट। और ये माइंडसेट हमारे विभागों तक चले आए, हमारे पाठ्यक्रम तक चले आए, हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गए। ये जब तक आप रिप्लेस नहीं करते, आप अपने को लोकतांत्रिक नहीं बन सकते। सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अंत में आपने जो स्टेटमेंट दिया कि मंदिरों में यदि पत्थर की